हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 11th लॉ ऑफ मोशन टॉपिक चैप्टर 5। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ द गैलीलियो। ओके, गैलीलियो के कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिससे लॉ ऑफ इनर्शिया को उन्होंने प्रूव्ड किया था। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, देखिए गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन। ओके, मैंने वन इंक्लाइंड प्लेन नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे टू इंक्लाइंड प्लेन लेकर के गैलीलियो ने एक बात को डिस्कस किया, लॉ ऑफ इनर्शिया को। ओके, आइए देखते हैं। चलिए, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन कंबाइंड टुगेदर। ओके, दो इंक्लाइंड प्लेन को लेकर के उन्होंने कंबाइंड कर दिया। देखिए यहाँ पे ये वन इंक्लाइंड प्लेन एंड सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन, दोनों को कंबाइन कर दिया बच्चों। अब यहाँ पर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी स्टेटमेंट से बातें क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। गैलीलियो ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन द केस ऑफ एन oscillating pendulum, the bob always reaches the same height on the either side of the means position। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, गैलीलियो ने ये एग्जाम्पल जो डबल इंक्लाइंड प्लेन का दिया हुआ है, इन्होंने पेंडुलम के अकॉर्डिंग दिया है। कैसे देखते हैं। पेंडुलम के बॉब जिसको हम एल लेंथ के वायर से हैंग अप करके रख दिया है, ऐसे कंडीशन में बॉब का इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। कहते हैं अगर हम बॉब को जिस हाइट से ऊपर ले जा करके, जिस हाइट से ऊपर ले जाके, मान लो h हाइट पर मैंने यहाँ पे उसको ले जाके छोड़ दिया, ठीक इतने ही हाइट पर बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी। याद रखना, सेम हाइट पर बॉडी यहाँ से मीन पोजीशन से h हाइट पर ही पहुँचेगी। अगर मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट यानी बॉब को यहाँ से छोड़ दिया h हाइट पे ले जा करके, छोड़ने के बाद आप देखिएगा सेकेंड राउंड में उतने ही हाइट पर वो सेकेंड आइदर साइड दूसरे साइड पर उतने ही हाइट पर पहुंचेगी। इससे पता चलता है बच्चों कि जिस टाइप से यहाँ ऑब्जेक्ट मोशन किया, ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी हाइट को कवर किया। उन्होंने यही बोला है कि ऑलवेज रिचेस द सेम हाइट। कहते हैं अगर किसी बॉब के पेंडुलम को, किसी बॉब को जिस हाइट से हम छोड़ते हैं, ठीक उसके मीन पोजीशन से, जिस हाइट से हम छोड़ते हैं उसके मीन पोजीशन से ठीक वो आइदर साइड उतने ही हाइट पर पहुंचेगा। ये बात किसने बोली? गैलीलियो। ऑफ द मीन पोजीशन, गैलीलियो कंडक्टेड another experiment by the using a doubles inclined plane। In this experiment, two inclined plane are the arranged as the facing each other। इनके जो इंक्लाइंड प्लेन थे उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया, इनका फेस एक दूसरे के सामने कर दिया। ओके, ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। उन्होंने ये चेक करने के लिए बोला कि अगर इस हाइट, इस बॉल को इंक्लाइंड प्लेन के जिस पोजीशन से हम छोड़ रहे हैं, ठीक उसी पोजीशन पे जा कर के वो पहुंचेगा, सेम हाइट पर, सेम पॉइंट पर, उसी स्पीड से पहुंचेगा जिस स्पीड से यहाँ से छोड़ा गया है। देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन निकाला है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल डाउन वन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन्स इट क्लाइम्स अप द अदर। कहते हैं कि जहाँ से हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से बॉल को रोल कराया है डाउन की तरफ, ठीक उतने ही हाइट पर, जिस हाइट से मैंने रोल कराया डाउन की तरफ, उतने ही हाइट पर अप हो जाएगा, क्लाइंब अप होगा अदर साइड में। यहाँ देखिए बॉल को यहाँ से इन्होंने छोड़ा, ठीक बॉल मूव करते हुए उतने ही उसी फिक्स पॉइंट पर जाके पहुँचा हुआ है। इट ऑलमोस्ट रीचेस द सेम हाइट बट नॉट कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। कहते हैं जरूरी नहीं एक राउंड में मैंने जहाँ से छोड़ा वहाँ पे पहुँच गया, बस सेकेंड राउंड में धीरे धीरे क्या करने लगता है,
डिक्रीज करने लगता है। क्या करने लगेगा? इसकी स्पीड डिक्रीज करने लगेगी। मेन कारण है कि दोनों इंक्लाइन प्लेन के बीच और बॉल के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक टाइम आएगा कि बॉल मिड पॉइंट पर जाके स्टॉप हो जाएगा। ओके, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द अपोज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, करेक्ट। इन आइडियल केस व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन फोर्स को पूरी तरीके से हटा दिया जाए तो ये जो टाइम है यहाँ से जो डाउनवर्ड के लिए बॉल को छोड़ा गया है, ठीक उसी पोजीशन पे पहुंचकर ये बार बार रिपीट करेगा। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। कब? जब कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। द फाइनल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द इनिशियल हाइट एज शोन ऑन इन द फिगर। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक उसी राउंड पर बॉल को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ेंगे, फिर यहाँ इतने ही हाइट पे लगातार ऐसे अप डाउन करता रहेगा। इसमें कोई भी स्पीड में कमी नहीं आएगी। सेम हाइट सेम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पहुँचेगा। कब? जब कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, इन आइडियल केस में। ओके, बात क्लियर? बात क्लियर? तो इन्होंने डबल इंक्लाइंड प्लेन लेकर के डिस्कस किया और इन्होंने एक पेंडुलम के बॉब को लेकर के डिस्कस किया, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। चलिए, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है बच्चों, सेकेंड पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है बच्चों, व्हेन द स्टॉप ऑफ द सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन इज डिक्रीज द ऑब्जेक्ट स्टिल रीचेस द सेम फाइनल हाइट बट द ऑब्जेक्ट हैज टू द ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस टू द अटेन द सेम हाइट। ओके, यहां पे देखिए बच्चों, पिक्चर में इनिशियल पोजीशन है और यहाँ पे फाइनल पोजीशन है। कहते हैं कि अगर व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन इज द डिक्रीज, यहाँ पर जो इंक्लाइन प्लेन सेकेंड ऐसा होना चाहिए यहाँ पर सीधा बिल्कुल, बट उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्लोप को डाउनवर्ड कर दिया। बट यहाँ पर कहते हैं यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा लॉन्ग ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन थोड़ा सा डाउनवर्ड है तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज बोलने जाएगा, रिचेस द सेम फाइनल हाइट पे सेम पहुंचेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हैज टू ट्रेवल द लॉन्गर डिस्टेंस टू द अटेन द सेम हाइट, उसको थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा क्योंकि उसको उसी पॉइंट पे पहुंचना है, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों? आप देखिए, यहाँ अगर होता तो यहाँ डिस्टेंस मिलती और यहाँ पहुँचा, इसका मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया बच्चों, लॉन्गर डिस्टेंस को कवर किया है। बात क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन इज मेड 0, अगर ऑब्जेक्ट का सेकेंड प्लेन यानी सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन को ही हटा दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों? दैट इज द सेकेंड प्लेन is made horizontals, the object travels an infinite distance in the ideal situations. This is the possible only if the object move forever with the uniform velocity on the horizontal surface. इसका मतलब है बच्चों, अगर किसी एक इंक्लाइन प्लेन को पूरी तरीके से गायब कर दिया जाए और इन आइडियल केस में तो ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन से, तो ये बॉडी लगातार क्या करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी। किस कंडीशन में? अगर फ्रिक्शन 0 होगा तो बच्चों, फ्रिक्शन 0 हो जाए तो। ओके, आइडियल केस में तो कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर किया जाएगा इसके द्वारा एट द आइडियल कंडीशन। ओके, बात क्लियर?
यहाँ पे कंक्लूजन है बच्चों, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो कंक्लूड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इन्होंने इस सारे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या दिया कंक्लूड में, लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड स्टेट दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन विथ द कांस्टेंट वेलोसिटी और इक्विवेलेंट इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया में स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड स्टेट ऑफ द मोशन को डिस्कस किया और इन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी को डिस्कस किया। यहाँ पर बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। इन्होंने इनर्शिया को कैसे बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सारी स्टेटमेंट क्लियर की, सारी चीज़ें क्लियर की। अब उन्होंने एक्चुअली में इनर्शिया का डिफिनीशन दिया। इनर्शिया का डिफिनीशन उन्होंने क्या बताया बच्चों, चलिए, द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। इट इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन in its state of rest or uniform motion, a straight line. This term was first used by the Galileo। और इसी को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो ऑब्जेक्ट लगातार मोशन, अगर मोशन में है तो लगातार मोशन करेगी, अगर रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में रहेगी। ओके, इसी टर्म को उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला इनर्शिया। क्या बोला, इनर्शिया। वो अपने स्टेट को लगातार कंटिन्यू रखेगी। अगर ऑब्जेक्ट, याद रखना बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इंपॉर्टेंट है, एट रेस्ट में है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया जाता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो ये रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है बच्चों, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो लगातार वो मोशन करेगी। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, ये टर्म किसने दिया, इनर्शिया टर्म किसने दिया, गैलीलियो ने। किसने दिया, गैलीलियो। बात क्लियर। वेरियस टाइप ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करते हैं बच्चों। वेरियस टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कई टाइप्स के होते हैं, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको हम लाइफ में हमारे अप्लाई होता है बट अब उसको फील नहीं कर पाते। और हमने बताया था जब आपको प्रैक्टिकली कोई चीज़ क्लियर हो जाती तो ज़िंदगी भर आप भूलोगे नहीं, बट थ्योरेटिकल आप खूब पढ़ोगे, बट जब आपको ये बातें क्लियर नहीं होंगी तो आपको बिल्कुल नहीं याद रहेगा। बट आज आपको हम ये बातें क्लियर करके दिखाएंगे कि आपको इनर्शिया आपके बॉडी पर या आपके एक्टिविटीज़ में कैसे अप्लाई होता है। आइए देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा रेस्ट में ही बनी रहेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए, एट रेस्ट, ठीक है। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो वहाँ पर कौन सा इनर्शिया अप्लाई होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आइए देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो वो अपनी टेंडेंसी को लगातार बनाए रखेगी, तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात किया जाए, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ ट्रेन। कहते हैं अगर कोई पर्सन लगातार एक ही पोजीशन पे खड़ा हुआ है, एकदम रेस्ट पर है, फॉल बैकवर्ड व्हेन द ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग। बात क्लियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन ट्रेन के डब्बे के अंदर, कोई पर्सन है
ट्रेन के डब्बे के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ट्रेन रेस्ट में है तो एट रेस्ट, ओके, एट रेस्ट। अगर ट्रेन एट रेस्ट में, लेकिन क्या हुआ बच्चों, अगर ट्रेन सडनली मोशन करने लगी, ओके, लेकिन क्या है, यहाँ की जो बॉडी है, ट्रेन के अंदर जो पर्सन है वो स्टैंडिंग में एट रेस्ट पर है, तो उसकी टेंडेंसी थी उसी रेस्ट को बनाए रखना। उसको ये थोड़ी नहीं पता था बिल्कुल कि अचानक ट्रेन चलने लगी, लेकिन उसकी बॉडी ये चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि हमें मोशन में दीजिए। वो अगर स्टेट में है, रुका हुआ है, बिल्कुल एकदम रेस्ट पर है, तो उसी टेंडेंसी में बनाए रखना चाहती है। बट क्या हुआ कि ट्रेन अचानक एट द मोशन में आ गई, तो बॉडी की टेंडेंसी थी एट रेस्ट, इसलिए वो क्या किया, मोशन का अपोज किया। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका अपोज करने के लिए क्या करेगी, इसका अपोजिट बैकवर्ड में क्या होता है, पर्सन फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब है ट्रेन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है बच्चों, तो इसका अपोज करने के लिए इसे बैकवर्ड में क्या करना पड़ेगा, गिर जाएगा ये बच्चा, ठीक है, बैकवर्ड। ये पर्सन कहाँ, बैकवर्ड साइड में क्या कर जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ ट्रेन फॉल, ठीक है, फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग। अगर ट्रेन अचानक चलना शुरू कर दी तो पर्सन बैकवर्ड साइड में क्या कर जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा। इसका मेन कारण है कि इसकी होल बॉडी किस पोजीशन में रहना चाहती है, एट रेस्ट में, और मोशन जैसे हुआ उसका अपोज कर दिया। अपोज करने का मतलब अपने आप को ही पर्सन क्या कर लिया, बैकवर्ड में फॉल ऑफ कर गया, गिर गया, ठीक है। ठीक करा कि इट डिपिक्ट्स व्हेन द ट्रेन मूव द लोअर्स पार्ट, क्योंकि ट्रेन का लोअर पार्ट्स क्या हुआ, मूव करने लगा, और उसका जो ऊपरी पार्ट था बच्चों, किसका, पर्सन का, कह रहे हैं कि व्हेन द ट्रेन मूव, अगर ट्रेन मूव किया तो द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, पर्सन का जो लोअर पार्ट था, बीइंग्स टू द मूव, वो नीचे का पार्ट मूव करने लगा, लेकिन ऊपरी पार्ट जो था बच्चों वो ऑलरेडी क्या था, रेस्ट में बनाए रखना चाहता था। और ऊपरी पार्ट जो रेस्ट में बनाए रखने के चक्कर में आगे का पार्ट आगे चला गया, यानी नीचे का जो पार्ट था जो मोशन करने लगा वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, और पीछे का जो पार्ट स्टेट था वो सीधा बैकवर्ड में जाता है। बॉडी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, बैकवर्ड में फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। एलॉन्ग विद द ट्रेन वाइल द अपर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, ठीक है, कंटिन्यू टू द रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्सिया के वजह से बच्चों ये लगातार वो रेस्ट में रहना चाहता था, जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी बैकवर्ड में फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। तो मैंने अभी डिस्कस किया इनर्सिया ऑफ रेस्ट, ओके। अगर कोई बॉडी लगातार कंटिन्यू जिस स्टेट में है उसी स्टेट को बनाए रखना चाहती है, जैसा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट को बनाए रखना चाहती है, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया। अगर एक पर्सन एक ट्रेन के डब्बे में बिल्कुल खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है, एट रेस्ट में है, लेकिन सडनली अगर ट्रेन मूव करने लगी तो उसका जो निचला हिस्सा था, जो डाउनवर्ड पार्ट्स था, वो पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू द ट्रेन मोशन करने लगा, लेकिन ऊपरी जो हिस्सा था बच्चों वो क्या किया, एट द रेस्ट में किया, बॉडी पूरी तरीके से बैकवर्ड साइड में जाके फॉल ऑफ हो जाती है। बात क्लियर? तो मैंने अभी डिस्कस किया क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। आइए इनर्शिया ऑफ मोशन को हम डिस्कस करते हैं। इनर्शिया मोशन क्या कहता है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार मोशन में है तो उसी स्टेट को बनाए रखना चाहती है, ओके। अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार अगर मोशन फॉर्मेट में है तो उसी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है, और तब तक रखेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। आइए चेक करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट
स्ट्रेट लाइन में मोशन लगातार कर रही है बच्चों, तो उसी स्टेट को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात किया जाएगा बच्चों, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन अ मूविंग बस, एक मूविंग बस है बच्चों, ओके, एक मूविंग बस है। व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, क्या किया इन्होंने? ब्रेक लिया। ठीक है, ब्रेक ले लिया, सडनली स्टॉप और अप्लाई द ब्रेक, ओके, और अप्लाई ब्रेक। अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट फॉल फॉरवर्ड, बस के अंदर कोई पर्सन था, ओके। अब सोचिए बस के अंदर पर्सन था जो बस लगातार क्या करती थी? मोशन में थी। सडनली क्या किया उन्होंने? ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से बॉडी क्या हुई? इसकी जो बॉडी थी बच्चों, इसकी जो ऊपरी हिस्सा वाला पार्ट होता था बच्चों, लगातार क्या किया उसने? मोशन में था। और जो पैर था बच्चों उसका, वो रेस्ट में है, एट रेस्ट में। ठीक है, ऊपरी हिस्सा जो था बच्चों वो मोशन में था, और लेकिन जो उसका फुट था वो क्या? एट रेस्ट में था, जिसकी वजह से आगे का जो पार्ट था जैसे ही ब्रेक लगा, ब्रेक लगने की वजह से ऊपरी हिस्सा जो था मोशन में था और बॉडी पूरी तरीके से आगे चलेगी। पैर जहां है वहीं एट रेस्ट पे है, बट बॉडी पूरी तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बॉडी तेजी से क्या हुई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल ऑफ हो गई, गिर जाएगी। जैसा कि देखिए ब्रेक, अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट फॉल्स वाइल द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कंटिन्यू टू द रिमेन्स इन मोशन, क्योंकि उसका ऊपरी जो पोर्शन था, ऊपरी जो पार्ट था बॉडी का, पूरी तरीके से कंटिन्यू मोशन ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से लगातार मोशन में था। बट यहाँ पर जो फुट था, जहाँ पे स्टैंडिंग था, खड़ा था, वहाँ पे एट रेस्ट था। इसका मतलब ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉडी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, और जो फुट था एट रेस्ट में था, बॉडी पूरी तरीके से फॉल ऑफ हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बात क्लियर? ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ बच्चों। और आप, ये सब चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। आप भी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक आप खड़े हैं बस के अंदर, सीट ना मिलने का कारण आप खड़े हैं बिल्कुल, और बस चल रही है। आप देखो, अब आपकी बॉडी कभी कभी ऐसे होती रहती है, ऐसे होती रहती है। ठीक है, अगर आप कहीं सपोर्ट रखे हैं तो आप बिल्कुल फिर भी ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। बट क्या होता है, स्पीड में है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक क्या हुआ, बस वालों ने तुरंत ब्रेक लिया, जिसके कारण बॉडी पूरी तरीके से क्या होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाती है, और आप फॉल ऑफ हो सकते हैं या गिर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहता है, अगर आप उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो भी उसमें डिस्टरबेंस है बच्चों। इसका मतलब अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, और तब तक करेगा जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। आपने देखा होगा अम्ब्रेला आपने बिल्कुल रखा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से आपका रेन हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपने रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या होता है बच्चों, द रेन ड्रॉप फॉलिंग्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर छाता आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला, और जो बूंदें आ रही हैं वर्टिकली गिर रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक, आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है।
तो कह रहे हैं कि द रेन ड्रॉप फॉलिंग द वर्टिकली डाउनवर्ड्स कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड वेट अस विथ द हर अम्ब्रेला ऑन। ठीक है, कहते हैं अगर रेन क्या है पूरी तरीके से वर्टिकली आ रही तो आप ऐसे स्टैंड अप रहें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर अचानक अगर आपने वर्टिकली किया है, अगर अचानक रेन या एयर जो फोर्स लगाता है, आपने देखा है कि जैसे बारिश होती है थोड़ी सी हवाएं चलने लगती हैं। अगर आपने वर्टिकली लगातार रखा है अम्ब्रेला को तो आप न कहीं से आप वेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। किसका? रेन का। रेन का जो ड्रॉप फॉल ऑफ हो रही, जो वर्टिकली हो रही हैं, वो क्या हो गई? इंक्लाइंड पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं ड्रॉप आ जाएगी। तो उसमें आपको ये प्रोटेक्ट करना होगा कि आप देखिए रेन की डायरेक्शन किधर से या एयर का डायरेक्शन किधर से, आप उस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे ये बताना चाहता है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने अपने लॉ को कैसे प्रोड्यूस किया, कैसे उन्होंने अपने लॉ को बताया, कैसे लोगों को समझाया, आइए देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन्स, थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं इनसे क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। सर आइजैक न्यूटन्स, ठीक है, 1642 to 1727 मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मोशन एंड एक्सटेंडेड द व्यू ऑफ द गैलीलियो। इन्होंने गैलीलियो को अच्छी तरीके से फॉलो किया और इन्होंने मोशन का एक अच्छा खासा सिस्टमैटिक स्टडी करके एक लॉ दिया। क्या दिया उन्होंने? एक लॉ दिया। He arrived at the three law of the motion which are the called Newton's law of motion। इन्होंने गैलीलियो को फॉलो करते हुए उन्होंने सारी बॉडी को मोशन के अकॉर्डिंग या एक सिस्टमैटिक मोशन को देखते हुए उन्होंने थ्री लॉ दिया और सारे थ्री लॉ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे बोला गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ आर एज फॉलो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है बच्चों? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन in a straight line unless it is compelled by the some external force to change the state। कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट को कंटिन्यू बनाए रखना चाहती है और ये तब तक बनाए रखेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं बच्चों। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टोटली लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जा सकता है विच लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, डिफाइन द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है लॉ ऑफ इनर्शिया को क्लियर डिफाइन करता है बच्चों। इनके अकॉर्डिंग यही बोला गया है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू द स्टेट, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो तब तक बनाए रखेगी जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। बात क्लियर? स्टेट को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, द स्टेट of rest or uniform linear motion both, okay, implies zero acceleration। The first law of motion can therefore be simply expressed as
इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया जाए बच्चों, तो हमेशा अपने स्टेट को लगातार कंटिन्यू रखेगी, चाहे वो रेस्ट में क्यों ना हो और या मोशन में क्यों ना हो। ओके, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो only there is a net external force of this body. Newton's first law of define force quality. न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स क्वालिटी को। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा बच्चों, तब तक याद रखिएगा उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया को। बात क्लियर? इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास 11th के अकॉर्डिंग याद रखना, एनसीईआरटी में बात बिल्कुल क्लियर रखी है, इसलिए इस पॉइंट को आप हमेशा नोट करेंगे। विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो यहां पर सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द इनर्शिया, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑलरेडी मैंने ये बात बोल दिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो किसको डिफाइन करता है? इनर्शिया को, इनर्शिया को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट state of rest or uniform motion unless an external force act upon it. This depicts that a body by itself cannot change its state of the rest or uniform motion along a straight line. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन पे है बच्चों, अगर एक्सटर्नल अगर हम जीरो कर दिया बच्चों, तो लगातार इस स्टेट को बनाए रखिएगी, स्वयं सेल्फ चेंज नहीं कर सकती। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है, ये लगातार कंटिन्यू इस स्टेट को बनाए रखिएगी, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट हो या रेस्ट ऑब्जेक्ट हो, उस पर एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देते हैं तो अपने स्टेट को कंटिन्यू करके रखेगी। इसी वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है किसको? इनर्शिया को। Thus the first law define inertia and so it is rightly inspired by the law of inertia. इसलिए इसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। बात क्लियर? बात क्लियर? ओके, बस आज के लिए बस इतना, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, आपका थोड़ा सा आपका बचा हुआ पार्ट है मोमेंटम। ओके, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम, तो मैंने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, इसके बाद मैंने मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। ओके, मोमेंटम क्या होता है बच्चों? चलिए देखते हैं। देखिए, momentum of a body is quantity of motion possessed by the body. It is defined as to be product of its mass and velocity v and is denoted by the p. मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। याद रखना बच्चों, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है क्या बच्चों? मोमेंटम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी। पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी करेंगे। यूनिट की बात किया जाएगा बच्चों, यूनिट मास को केजी से और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट आ गई बच्चों केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, केजी मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला बात करते हैं। यूनिट ऑलरेडी मैंने बता दिया है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला को हम डिस्कस कर देते हैं। द एसआई
यूनिट ऑफ द मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड इन्वर्स कर सकते हैं। ओके, सीजीएस यूनिट ऑफ द मोमेंटम की बात करेंगे। केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकेंड आपका वही रहेगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम इज mlt के पावर -1। कैसे? मास को हम m से, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt के पावर -1, तो इसका टोटल डायमेंशन आ जाएगा बच्चों mlt के पावर -1। बात क्लियर? ओके, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हुज फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मोमेंटम भी क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वेरियस मोमेंटम को हम डिस्कस करते हैं बच्चों स्लोप के अकॉर्डिंग। केस फर्स्ट, लेट्स टू ऑब्जेक्ट इच मास m आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 विथ v1 जो है बच्चों वो v2 से क्या है? ग्रेटर देन है। देन द मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग मोमेंटम देखेंगे, p1 m1 इंटू b1, p2 m2 इंटू v2 रख सकते हैं। अगर रेशियो की बात किया जाएगा बच्चों, p1 अपान क्या करेंगे? p2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? m1 v1 अपान m2 v2। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो p1 अपान p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? v1 अपान v2। ओके, बात क्लियर? यहाँ पे स्लोप देखेंगे बच्चों, मोमेंटम और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग स्लोप देखेंगे, तो यहाँ पर tan थीटा लिख सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपान बेस p अपान v। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट। इट इज़ द ग्राफिकल्स रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेड इन फिगर। दस द मोमेंट ऑफ बॉडी हैविंग इक्वल मास आर प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी। तो कहते हैं इसका मोमेंटम जो है उनके डायरेक्ट किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, उनके वेलोसिटी पर। यानी मोमेंटम उनके डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे, अगर उसका मास चेंज नहीं है तो। बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस मोमेंटम यहां पर भी देख लेते हैं बच्चों। केस सेकेंड, लेट्स अ हैवियर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2। सपोज बोथ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी। यहाँ पर डिफरेंट किसको किया है बच्चों? मास। तो यहाँ पे p1 इक्वल टू क्या रखेंगे? m1 इंटू वी, और p2 इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों? m2 इंटू वी। तो यहाँ पे रेशियो बात किया जाएगा, p1 अपान p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इंटू वी अपान m2 इंटू वी। यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बच्चों मास पर। तो यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम होगा डिपेंड करेगा किस पर? मास पर। तो यहाँ पर p और m की बात किया जाएगा, मोमेंटम जो है मास पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिसके कारण यहाँ पे लीनियर ग्राफ बन रहा है। बात क्लियर? चलिए बच्चों, बस आज के लिए बस इतना। ओके, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके।